चौकी पहुंच के सबसे पहले मैंने रजिस्टर्स और बाकी सारे जरूरी कागजात अलमारी में रखे और सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता को अपने कैबिन में बुलाया। ही सेड, सर, मैंने पिस्टल फोरेंसिक्स टीम के हवाले कर दी है और आरटीओ ऑफिस से बाइक के डिटेल्स भी मिले हैं। बाइक नवीन रेड्डी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो लक्ष्मण रेड्डी का भाई है, और वो धारावी की एक चौल में रहता है। डॉक्यूमेंट्स में बाइक का एड्रेस भी उसी चौल का दर्ज है। मैंने अमित गुप्ता से पूछा, क्या ये नवीन रेड्डी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है? ही सेड, नो सर। पिछली बार जब पांडे साहब ने लक्ष्मण रेड्डी को गिरफ्तार किया था, उसके फैमिली मेंबर्स ने उसी वक्त उससे अपना नाता तोड़ दिया था। सीधे सादे लोग हैं सर, बस ये लक्ष्मण रेड्डी ही जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मारा गया। उसकी बॉडी अब भी सिविल सर्जन के पास पड़ी है सर। उसके फैमिली मेंबर्स उसकी लाश को क्लेम करने के लिए भी नहीं आए। मैंने कहा, फेयर इनफ, हम इस नवीन रेड्डी से जल्द मिलेंगे। फिलहाल हमें असगर से पूछताछ करनी है। टीम रेडी करो। यस सर, कह के अमित गुप्ता कैबिन से बाहर चला गया और मैं अपनी अगली चाल सोचने लगा। मारवाड़ी के कई ठिकाने थे, उसका घर, जुहू का बंगला, 3 गोल्फ कोर्स, एक दुकान, लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन थी जो पुलिस के पास मौजूद थी। पुलिस की जानकारी के बगैर न जाने मारवाड़ी के और कितने ठिकाने थे। इन सारे ठिकानों पे काला चौकी की महदूद नफरी लेके एक साथ रेड करना नामुमकिन था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे रेड करूंगा जहां से मुझे मारवाड़ी के मिलने का, या कम से कम उसके छुपाए काले पैसों के मिलने का पूरा यकीन हो। मुझे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि अगर कोई मुजरिम फरार है तो उसे वहां कभी मत ढूंढो जहां उसकी आसानी से मिलने की उम्मीद हो। वैसे भी मुझे शक था कि मारवाड़ी ने फरार होकर शिंदे के पास ही पनाह ली होगी। ये शक मुझे इसलिए भी था क्योंकि असगर पे हमला शिंदे की गैंग के शूटर्स ने ही किया था। किसी मुजरिम को इंटरोगेट करने का पुलिस का एक अपना ही तरीका होता है। हमेशा इंटरोगेशन के वक्त कम से कम 3 पुलिस ऑफिसर्स एक साथ मुजरिम से क्वेश्चनिंग करते हैं, ताकि एक ऑफिसर से कोई सवाल छूट जाए तो दूसरा उस सवाल को कवर कर सके। इसका एक और फायदा यह भी था कि मुजरिम को सोचने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता, क्योंकि 3 या 4 ऑफिसर्स एक साथ सवालों की बौछार कर रहे होते हैं। और इस तरह मुजरिम अगर झूठ बोलना भी चाहे तो उसे कोई कहानी गढ़ने का मौका नहीं मिलता। ऐसी कैफियत में मुजरिम अगर झूठ बोलने की कोशिश करे तो वो साफ पकड़ा जाएगा। गर्ज ये कि कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता कैबिन में आया और उसने बताया, टीम रेडी है सर। टीम में मेरे अलावा अमित गुप्ता, एक एएसआई और एक सीनियर हवलदार शामिल थे। मैंने सभी को कैबिन में बुलाया और हम सब डिस्कस करने लगे कि हम में से हर कोई असगर से पूछताछ करते वक्त किस एरिया पे फोकस करेगा। मैंने हवाला और मारवाड़ी के शिंदे और दिलीप राज से ताल्लुकात पे फोकस करने का फैसला किया, और अमित गुप्ता ने असगर के बाकी गैर कानूनी कामों पे। एएसआई का काम था हम दोनों के सवालों को गौर से सुनना, और अगर हम कोई सवाल करने से चूक जाते तो उस सवाल को कवर करना। हवलदार ने असगर के स्टेटमेंट को हर्फ बा हर्फ नोट करने और कार्बन पेपर की मदद से उसके स्टेटमेंट की कॉपीज बनाने की जिम्मेदारी ली। अपनी फितरत के ऐन मुताबिक मैंने एक पेन और एक पेपर अपने पास रखा ताकि असगर की बातों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकूं। अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद हमने असगर को कैबिन में बुलाया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और सबके लिए चाय मंगवा दी। मैंने शुरुआत की, तू मारवाड़ी के लिए कब से काम कर रहा है? 8 साल से साहब। क्या काम करता है? मैं लाला जी का सारा काम संभालता हूं साहब। जैसे? साहब, आपको तो वो रजिस्टर्स मिल ही चुकी है। हवाला का सारा हिसाब किताब मैं ही संभालता हूं। आई सेड, रजिस्टर्स में सारा हिसाब किताब कोड में लिखा है, तू जानता है वो कोड? ही सेड, साहब, रजिस्टर संभालना रवि का काम है, मैं सिर्फ पैसों का हिसाब रखता हूं। असल में साहब, जब भी किसी पार्टी को हवाला से मुल्क से बाहर पैसे भेजने होते हैं, वो लाला जी से उनके बंगले पे मिलके पहले डील करता है और बाद में पैसे मेरे जुए के अड्डे पे जमा करता है। और अगर किसी पार्टी को पैसे वसूल करने होते हैं तो लाला जी का एक आदमी या तो आधा फटा हुआ एक नोट का टुकड़ा या नोट का सीरियल नंबर मुझे लाके देता है, जिसको मैं पार्टी के पास मौजूद आधे फटे हुए नोट के टुकड़े से मैच करता हूं। दोनों टुकड़े या सीरियल नंबर मैच हो जाने के बाद मैं पैसे पार्टी के हवाले कर देता हूं। इस सारे लेन देन को रजिस्टर में दर्ज करना रवि का काम है। मैंने असगर से पूछा, क्या ये रवि वही लड़का है जो उस दिन जुए के अड्डे पे हमारे लिए शराब लेके आया था? ही सेड, हाँ साहब, ये वही लड़का है। इस वक्त रवि मुझे कहां मिलेगा?
साहब उसका घर मेरे घर के पास ही है, पुरानी देवढ़ी के पास। मैंने पूछा, फटे हुए नोट और सीरियल नंबर्स के अलावा और कौन से तरीकों का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है? ही सेड, सर, इनके अलावा सिनेमा टिकट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमा टिकट्स का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने से एक बिजली से दौड़ी और मुझे याद आया कि मैंने जिस दिन मारवाड़ी को गिरफ्तार किया था, उसके जेब से मुझे कैपिटल सिनेमा थिएटर की एक मूवी टिकट मिली थी। अपने कैबिन के जिस डेस्क पे मैं बैठा था, उसी डेस्क के ड्रॉ में मैंने वो टिकट रखी थी। मैंने वो टिकट निकाल के असगर को दिखाते हुए पूछा, इस तरह की टिकट? असगर ने कहा, वाह साहब, आप तो लखपति निकले। साहब, ये कोई मामूली टिकट नहीं है। इस टिकट की मदद से आप किसी भी हवाला व्यापारी से लाखों रुपये कर्ज भी ले सकते हो और अपने पैसे को ब्याज पे भी चढ़ा सकते हो। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? उसने कहा, साहब, अगर आप ये टिकट किसी भी हवाला व्यापारी को दोगे तो आप उससे बिना किसी गारंटी के लाखों रुपए कर्ज ले सकते हो। मैंने कहा, ऐसी टिकट तो पिक्चर देखने वाले सभी के पास होती है। असगर ने कहा, टिकट पे सीरियल नंबर भी तो होता है साहब। कुछ टिकटें तारीख से पहले छापी जाती है और इन्हीं कामों के लिए छापी जाती है। इस काम के लिए बॉम्बे के कई नामी गिरामी थिएटरों के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं और हर चंद दिन में थिएटर बदल दिए जाते हैं। आई सेड, इंटरेस्टिंग, आगे बताओ। असगर ने कहा, साहब, यूं समझ लीजिए, ये टिकट ज्यादातर किसी पार्टी के गैर कानूनी पैसों को ब्याज पे किए जाते हैं। मैंने असगर से पूछा, लाला जी के पास कौन कौन सी पार्टी आती है अपने गैर कानूनी पैसे इधर उधर करवाने के लिए? उसने कहा, कौन नहीं आता साहब, फिल्म स्टार, जाड़े जाड़े डॉक्टर लोग, मंत्री, बिल्डर, सरकारी बाबू, आपके डिपार्टमेंट के लोग। साहब, यूं समझ लीजिए कि काले पैसों की गंगा में डुबकी लगाने का दरवाजा लाला जी के बंगले से ही खुलता है। आई से, ठीक है, सबके नाम बता। हवलदार, जी सर। सबके नाम नोट करना। हर एक के? जी सर। बस क्या साहब, इन बड़ी बड़ी पद्मिनी और कंटेसा गाड़ियों में घूमने वाले रईसजादों को आप अपनी पुलिस जीप में चौकी लाओगे? असगर ने हंसते हुए पूछा। आई सेड, क्यों बे, क्या मैंने तेरे लाला जी को घसीट के लाया नहीं था चौकी तक? उसकी हंसी गायब हो गई। उसने एक एक करके उन रईसजादों के नाम बताए, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डॉक्टर्स, मेरे अपने डिपार्टमेंट के लोग। गर्ज ये कि अगर मैं अपनी कैफियत चंद लफ्जों में बयां करूं तो 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। खैर, जो लोग नहीं जानते मैं उनके सामने अर्ज करता चलूं, पद्मिनी और कंटेसा 80 के उस दौर की लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थीं। मैंने असगर से पूछा, मारवाड़ी के अलावा कितने और हवाला ट्रेडर्स शिंदे से जुड़े हुए हैं? साहब, कम से कम 10 से 12। इन लोगों के एक दूसरे के साथ कौन कौन से इलाकों से? साथ मौजूद एएसआई ने मेरा सवाल काटते हुए पूछा। असगर ने कहा, साहब, अंधेरी, बांद्रा, धारावी, मुलुंड, कोलाबा, घाटकोपर, जुहू और भी कुछ इलाके हैं। अगर कहानी सुन रहे लोगों ने गौर किया हो, एएसआई ने अपनी तयशुदा जिम्मेदारी के ऐन मुताबिक उस जगह सवाल पूछा जहां मैं कोई जरूरी सवाल पूछने से चूक गया था। मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया, इन सब की एक दूसरे के साथ किस तरह की सेटिंग है? असगर ने कहा, साहब, इन सब ने आपस में इलाके बांट रखे हैं, कोई एक दूसरे के इलाके में टांग नहीं अड़ाता। पहले ये सब अपने अपने इलाकों में छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन शिंदे की गैंग इन्हें धमका के इनसे अपना हिस्सा भी मांगती और इनका धंधा भी इनसे छीनती। बाद में इन सब के बीच एक समझौता हुआ और पिछले 1.5 साल से इन सब के बीच सुलह है। ये सब अब शिंदे के लिए काम कर रहे हैं और पहले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैंने पूछा, इस सुलह की वजह? असगर ने कहा, लाला जी ने सुलह करवाई थी सबके बीच। मतलब साहब, लाला जी हवाला के सारे व्यापारियों को शिंदे से जोड़ने वाली कड़ी है। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुलह तो लाला जी ने ही करवाई थी। आई सेड, फेयर इनफ। लाला जी अपना काला पैसा कहां छुपा के रखते हैं और इस वक्त लाला जी मुझे कहां मिलेंगे? असगर ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, साहब, अगर आप उस काले पैसे की बात कर रहे हो जो लाला जी ने अनारकली की तरह दीवार में चुनवा रखा है, तो आप लाला जी के जुहू वाले बंगले पे चले जाना और साहब, लाला जी की दूसरी आइटम से बच के रहना। वो औरत नहीं बला है। मैंने हैरत से पूछा, लाला जैसी शातिर चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी और तू ये कहना चाहता है कि लाला ने अपना सारा माल ऐसी जगह पे छुपा के रखा है जहां कोई भी आसानी से पहुंच जाए? असगर ने कहा, साहब, लाला जी ने आपके जैसा पुलिस वाला भी तो नहीं देखा,
मैं 8 साल से इस धंधे में हूं। काला चौकी में कई पुलिस वाले आए और कई गए। कोई बिक गया तो कोई डर गया, लेकिन आप न बिके हो न डरे हो। साहब, जिस दिन आपने असगर के अड्डे में घुस के असगर के अड्डे को आग लगा दी थी, असगर उस दिन समझ गया था कि आपने एक शेरनी का दूध पिया है। मैंने अपना सवाल दोबारा पूछा, मारवाड़ी इस वक्त कहां मिलेगा? असगर ने कहा, साहब, आप जिस तरह लाला जी के पीछे पड़े हो, लाला जी इस वक्त मंत्रियों को रिश्वत देकर या तो आपको काला चौकी से हटाने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर शिंदे के साथ होंगे। आई सेड, शिंदे कहां मिलेगा? असगर ने कहा, मुझे नहीं पता साहब, लेकिन पांडे जी को जरूर पता होगा शिंदे कहां मिलेगा। ना तो मैंने, ना ही सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता ने और ना ही एएसआई ने। हम में से किसी ने नहीं पूछा कि पांडे कैसे जानता है शिंदे का पता। पांडे बॉम्बे पुलिस का हाजिर सर्विस ऑफिसर था और हम तीनों ही नहीं चाहते थे कि असगर जैसा क्रिमिनल अपने मुंह से बॉम्बे पुलिस के एक ऑफिसर की बेइज्जती करे। मैंने असगर से मजीद कहा, शिंदे के बारे में बता भाई, तू शिंदे के बारे में और क्या जानता है? असगर ने बड़ी ही आजीजी से कहा, मुझे शिंदे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता साहब, अगर पता होता तो जरूर बता देता। आई सेड, मारवाड़ी के तमाम अड्डे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, गोल्फ कोर्स, बंगले, जो कुछ भी है सबकी तफसील से जानकारी दो। जितनी जानकारी इस मसले पे पुलिस डिपार्टमेंट के पास थी, असगर ने उससे 4 गुना ज्यादा जानकारी अब हमें दी। अब मैंने उससे मारवाड़ी के नकली नोटों के धंधे के बारे में पूछा। ये नोट कहां छपते हैं? ही सेड, साहब, ये नोट बाहर मुल्क से आते हैं, पाकिस्तान से। कौन से रास्ते से स्मगल होते हैं ये नोट? असगर ने कहा, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से। आई आस्क्ड, कौन स्मगल करता है? महीने में कितनी बार इस तरह की स्मगलिंग होती है? इंडिया में पहुंचने के बाद इन नोटों को कहां रखा जाता है और कहां कहां सर्कुलेट किए जाते हैं ये नोट? असगर ने कहा, साहब, मुझे सिर्फ इतना पता है, हुकुम सिंह नाम का एक शख्स जो राजस्थान में रहता है, वो मारवाड़ी तक ये नकली नोट पहुंचाता है। आई सेड, हुकुम सिंह के बारे में और कुछ जानते हो? उसने कहा, नहीं साहब, बस इतना जानता हूं कि हुकुम सिंह नकली नोटों के अलावा इंपोर्टेड घड़ियां और ट्रांजिस्टर्स भी स्मगल करता है। मैंने पूछा, इसके अलावा? ड्रग्स, हथियार? असगर ने कहा, बस क्या साहब, बॉम्बे में ड्रग्स और हथियार बेचने वालों की कमी है क्या? आई सेड, उन सबके नाम बताओ। ये इंफॉर्मेशन मेरे केस से जुड़ी हुई तो नहीं थी, लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स को सबमिट कर सकता था ताकि ओवरऑल पुलिस इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स में ये इंफॉर्मेशन रहे। अब मैंने सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता से कहा, योर टर्न ऑफिसर। अमित गुप्ता ने असगर से सवाल किया, तू मारवाड़ी के लिए फिरौती वसूल करने और जमीन कब्जा करने जैसे काम भी करता है? असगर ने बताया, नहीं साहब, लाला जी इन कामों में नहीं है। इन कामों की सुपारी मुझे कोई और देता है। कौन देता है? साहब, जिसको भी किसी को धमका के पैसे लेने हो या कर्ज दिए हुए पैसे वापस वसूल करने हो, वो मुझे इसकी सुपारी देता है और मैं उसका काम कर देता हूं। अब तक तूने जिस जिसको धमका के पैसे वसूल किए हैं, किसके कहने पे किए हैं और किस किस से कितने पैसे वसूल किए हैं, सब तफसील से बता। उसने कई नामी गिरामी अफराद के नाम लिए, जिनके नाम सुन के यकीन भी नहीं होता था कि ऊंची सोसाइटी के बीच लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले ये लोग इस तरह के काम भी करते होंगे। हवलदार ने इन सब के नाम दर्ज किए। अमित ने पूछा, लोगों को अगवा करना, फिरौती मांगना। 20 लाख चुपचाप साडे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे बाकी घर वालियां नु भी असी मार दांगे। और सरकारी जमीनों पे कब्जा तो तू अपने लिए ही करता होगा। अब तक कितनों को अगवा करके तूने फिरौती मांगी और कितनी जमीनों पे कब्जा किया? उसने अब तक 11 से ज्यादा अफराद को अगवा करके फिरौती वसूल की थी, जिनमें बिल्डर्स, डॉक्टर्स, इस तरह के पैसे वाले लोग शामिल थे। उसने ऐसी कई सरकारी और गैर सरकारी जमीनों की जानकारी भी दी, जिन पे उसने जबरन कब्जा कर रखा था। अरे तुम लोग अन्ना, कोई भी आए तो मेरा नाम लेना अन्ना। और नंबर दे देना। ठीक है अन्ना, ओके अन्ना। रे, तुम लोग पूरा साफ सफाई करके पूरा पेंटिंग वेंटिंग डाल के डेकोरेशन करो रे। कोई तो बैठा माई भी देख ले तुम। रे, उन हवला लगा रहे वो बोर्ड को निकाल के फेंको उसको। और इनमें से कई जमीनें वो बेच भी चुका था। जब अमित गुप्ता ने पूछा, क्या किया तूने इन बेची गई प्रॉपर्टीज और फिरौती से कमाए पैसों का? उसने कहा, साहब, आधे से ज्यादा पैसे तो मेरे अड्डे के साथ ही जल गए, बाकी पाप की कमाई पाप में ही चली गई। मैंने भारी सूद पे कर्ज लेके बाहर मुल्क से खादी कपड़ा मंगवाया था।
लेकिन वो सारा माल नकली और 2 नंबर का निकला। अमित गुप्ता ने पूछा, कब्जा की गई जमीनों की रजिस्ट्री तुम अपने नाम पे करवा के उसे बेच कैसे देते हो? साहब, चपरासी से लेके सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इसमें हमारी मदद करते हैं। असली जमीन के मालिक को पता ही नहीं होता और रजिस्ट्रार सरकारी कागजात से उनके नाम हटा के हमारे नाम दर्ज कर देता है, ये दिखाते हुए कि हम पिछले कई साल से उस जमीन के मालिक हैं। उसके बाद हम उस जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। उसने शरीके जुर्म रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के नाम बताए और ये नाम उस लिस्ट में भी शामिल थे जिस लिस्ट में हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाने वाले लोगों के नाम दर्ज थे। 80 के उस दौर में गैंगस्टर्स का लोगों की जमीनों पे जबरन कब्जा करना आम बात हो चुकी थी और गैंगस्टर्स एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस की तरह बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट कर रहे थे। करजिए कि कई महीनों बाद जब डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने इस एस्पेक्ट को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया तो असगर का ये स्टेटमेंट कम से कम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रेह के धांधली करने वालों के लिए तो कफन की आखिरी कील बना था। अमित गुप्ता ने पूछा, जो 3 कत्ल तुमने किए हैं क्या वो मारवाड़ी के कहने पे किए हैं? असगर ने बताया, साहब, इनमें से एक ने लाला जी से कर्ज लिया था और लौटा नहीं रहा था, इसलिए लाला जी मुझे और 4-5 और मुश्तंडों को लेकर उसके घर गए। उसको लगा हम उसे मारने आए हैं और उसने लाला जी पे चाकू से हमला कर दिया। मैं लाला जी को बचाने आगे बढ़ा। मेरी उससे हाथापाई हुई और पत्थर से सर टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम उसे मारना नहीं चाहते थे साहब। और बाकी 2? अमित ने पूछा। ही सेड, साहब, उन्होंने चोरी की थी और आप तो धंधे के उसूल जानते हो। गरज ये कि 4 घंटों तक चली लंबी पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ उगल दिया। अपनी पूछताछ को मुकम्मल समझते हुए मैंने अपनी टीम से पूछा, किसी का कोई और सवाल? इतनी देर तक अपनी जगह पे खामोश बैठ के असगर के बयान को कागज पे दर्ज कर रहे हवलदार ने कहा, यस सर। हवलदार ने असगर से जो सवाल पूछा और जिस अंदाज में पूछा वो सुन के मुझे, अमित गुप्ता को और एसआई को अपनी लाशूरी पे शर्म आ गई। शायद इसीलिए हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि किसी मुजरिम से पूछताछ हमेशा टीम के साथ करना और टीम में एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड बंदे का होना जरूरी है। हमने मारवाड़ी का जो मेन ठिकाना था, जुहू का मेन बंगला जिस पे हमें रेड करनी थी, उसके ताल्लुक से कोई सवाल पूछा ही नहीं था और इस बात को सालों का एक्सपीरियंस लिया और इस तरह की रेड्स में पहले भी कई बार शामिल रह चुका हवलदार बलराम सिंह भांप चुका था। हवलदार बलराम सिंह ने सवाल किया, बंगले की हिफाजत के लिए कितने आदमी मौजूद होंगे? असगर ने कहा, साहब, 25 से 30 लोग जरूर होंगे। उनके पास किस तरह के हथियार होंगे? साहब, तलवारें, धुनालियां और कभी कभी वहां शिंदे के शूटर भी मौजूद होते हैं जिनके पास पिस्टल होती है। हवलदार ने पूछा, उनके पास पेट्रोल या दस्ती बॉम्ब है? हां साहब, पेट्रोल बॉम्ब जरूर होंगे। रेड से या किसी और गैंग के हमले से बचने की क्या तैयारी होगी? असगर ने बताया, बंगले की छत पे पत्थरों की बोरियां, बियर की खाली बोतलें और पेट्रोल बॉम्ब बनाने का सामान रखा हुआ है। कोई भी गैंग अगर हमला करे तो छत से वो पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब उन पर फेंके जाएंगे। इसके अलावा धुनालियों से उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएंगी। बंगले से बाहर निकलने या माल को बाहर निकालने का क्या कोई और रास्ता है? नहीं साहब। क्या किसी तरह का बिजली का ट्रैप बना हुआ है? नहीं साहब। बंगले की हिफाजत करने वालों के अलावा उस बंगले में और कौन कौन रहता है? साहब, बंगले की मालकिन, जो लाला जी की दूसरी आइटम है, वो और उसके जाती मुलाजिम रहते हैं। इतने सारे मर्दों के बीच वो औरत अकेली रहती है? असगर ने कहा, साहब, मैंने बताया तो था, वो औरत नहीं बला है। मारवाड़ी के नाम का तो सिर्फ सिक्का चलता है, असली बॉस तो वो औरत है। बंगले पे रेड की सूरत में मदद के लिए कौन कौन आ सकता है? साहब, मुझे नहीं लगता अगर पुलिस ने रेड की तो कोई आएगा, लेकिन किसी और गैंग ने अगर हमला किया तो शिंदे के लोग जरूर आ जाएंगे। हवलदार ने पूछा, क्या कोई खुफिया कमरा है जहां माल छुपाया गया है? नहीं साहब, दीवारों के अंदर, सीढ़ियों के नीचे, छत की सीलिंग में और खाद की बोरियों में छुपाया है। क्या बंगले का कोई कंपाउंड है? हां साहब, बंगले के चारों तरफ कंपाउंड है जिस पे कांच और जालीदार तारे बिछी हैं। कंपाउंड कितने फीट ऊंचा है? करीब 15 फीट ऊंचा है साहब। कंपाउंड से अंदर और बाहर जाने के कितने रास्ते हैं? साहब, सामने से एक बड़ा मेन गेट है और बंगले के पीछे की तरफ एक छोटा गेट है। बंगला कितने मंजिल पे मुश्तमिल है?
साहब 3 मंजिला है। हर मंजिल पे कितने कमरे, बाथरूम, बेडरूम और किचन है। असगर ने हर एक सवाल का तफसील से जवाब दिया। बंगले के अंदर कितने इलेक्ट्रिक मीटर है और कहां कहां लगे हैं? साहब 1 मीटर बंगले के दाखिली दरवाजे के पास लगा है और 1 कंपाउंड के मेन गेट के पास। हवलदार ने पूछा, क्या पेट्रोल या गैस के तेल के बैरल रखे हैं कहीं? नहीं साहब। बंगले की छत तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? साहब बंगले के दाखिली दरवाजे से बाईं तरफ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की दोनों मंजिलों से होते हुए छत तक पहुंचती है। क्या छत तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई लोहे के दरवाजे बने हैं? हाँ साहब, ऊपर की 2 मंजिलों से होकर गुजरने वाली सीढ़ियों पे कई लोहे के दरवाजे बने हैं। इस तरह के दरवाजे बंगले में कई जगहों पे बने हैं। गर्ज ये कि हवलदार बलराम सिंह ने उस बंगले के ताल्लुक से इतने सवाल किए कि हम में से हर कोई उस बंगले के हर एक कोने को, हर एक इंच को अच्छी तरह से समझ चुका था। हमारी पूछताछ यहां मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने असगर को उसके सेल में बंद किया और इस दौरान असगर ने दबे लफ्जों में कहा, सर, आपको जो चाहिए था मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया। अब क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बोल भाई, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, थोड़ी सी शराब पिला दीजिए साहब, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे गाली देते हुए सख्त लहजे में कहा, यह पुलिस स्टेशन है, और थोड़ी हवा खाने की गरज से चौकी के बाहर आ गया। दिसंबर के आखिरी अशरे की उस सर्द हवा ने मुझे काफी सुकून पहुंचाया और इस दौरान मुझे याद आया जब मैं असगर से पहली बार उसके जुए के अड्डे पे मिला था। उसने मुझे बड़ी इज्जत से शराब ऑफर की थी और अब वो मेरे पुलिस स्टेशन में था। आई वॉज लाइक, क्या मुसीबत है। मैंने चौकी के बाहर तैनात कांस्टेबल को कुछ पैसे दिए और उससे कहा, 2 उम्दा ब्रांड की विस्की की बोतलें, ग्लास, सोडा और पानी लाके असगर को दो। यस सर। इसी दौरान हवलदार बलराम सिंह चौकी से बाहर आया और मुझसे कहा, सर, आपसे बात करनी है। आई सेड, हाँ कहिए। उसने कहा, साहब, आपने रेड करने का इरादा बदल दिया ना। अपनी 4 साल की सर्विस में मैं ये तो देख चुका था कि पुलिस वाले अपने सीनियर ऑफिसर का चेहरा देख के ही उसके दिल का हाल जान लिया करते थे, लेकिन किसी को इतना सटीक अंदाजा लगाते हुए पहली बार देख रहा था। मैंने सिंह साहब की आंखों में गौर से देखा। सिंह साहब ने कहा, साहब, मैं जानता हूं हेडक्वार्टर्स से आपको कोई बैकअप नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। मैंने सिंह साहब को अक्सर सिगरेट पीते देखा था, लिहाजा मैंने कहा, 1 सिगरेट दीजिए मुझे। जी साहब कह के हवलदार बलराम सिंह ने गोल्ड फ्लेक की डब्बी जेब से बाहर निकाल ली। उन्होंने खुद मेरी सिगरेट सुलगाई। आई सेड, आप भी 1 सिगरेट सुलगा लीजिए। उन्होंने रस्मी सा इनकार किया। मेरे जोर देने पे उन्होंने भी सिगरेट सुलगा ली। आई सेड, आप ही बताइए सिंह साहब, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास मारवाड़ी के खिलाफ सर्च और अरेस्ट वारंट तो है, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से मुझे कोई बैकअप नहीं मिल सकता। सिंह साहब ने कहा, सर, सबसे पहले तो हमें असगर ने जो बयान दिया है उस पे असगर के दस्तखत लेने चाहिए, लेकिन उस पे डेट आज की नहीं लिखनी चाहिए और हमें ये रेड न्यू ईयर के बाद करनी चाहिए। सर, तब तक रिजर्व पुलिस की कंपनीज भी अपने बैरक्स में वापिस आ चुकी होंगी और अगर एसपी साहब चाहे तो इन कंपनीज में से 1 या 2 को आसानी से इस रेड के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। आई सेड, लेकिन सिंह साहब, इस तरह तो मारवाड़ी को मोहलत मिल जाएगी और वो अपना माल वहां से कहीं और शिफ्ट कर देगा। हवलदार बलराम सिंह ने कहा, नहीं सर, ऐसा करना मारवाड़ी के लिए नामुमकिन है। मैं इस तरह की रेड्स में पहले भी शामिल रहा हूं। आपको क्या लगता है मारवाड़ी ने अपने करोड़ों के गहने, लाखों रुपए कैश, इलीगल प्रॉपर्टीज के कागजात और सोने के बिस्किट जैसी चीजें किसी बक्से में रखी होंगी जो वो दिन दहाड़े उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा? नहीं सर, इस तरह का माल लोग ऐसी जगहों पे छुपाते हैं जिसे निकालने के लिए घर की सारी दीवारें तोड़नी पड़ जाएगी। ये माल बंगले की तामीर के दौरान ही छुपाया गया होगा। इतना आसान नहीं होगा इसे बाहर निकालना। हां, घड़ियां और ट्रांजिस्टर्स जरूर दूसरी जगहों पे मुंतकिल किए जा सकते हैं, लेकिन सोना या कैश नहीं। एक और बात सर, अपना 318 आज हेडक्वार्टर्स गया था अपनी पर्सनल लोड की दरखास्त लेके। उसने बताया, आपके नाम की खुसर पुसर हेडक्वार्टर्स में शुरू हो चुकी है। मारवाड़ी हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोगों पे दबाव डाल रहा है आपको इस केस से हटाने के लिए। आपके कमांड में ऑलरेडी कांस्टेबल हक जख्मी हो चुके हैं। अब रेड के दौरान अगर एक भी पुलिस वाला जख्मी हुआ या जुहू जैसे हाई प्रोफाइल इलाके का माहौल बिगड़ा तो आपको इस केस से हटा दिया जाएगा। वैसे भी सर, काला चौकी की महदूद नफरी लेके
हम उस बंगले के अंदर घुस भी नहीं सकेंगे। रेड करना दूर की बात है। लेकिन हां सर, हम इस बंगले पे नजर जरूर रख सकते हैं। जो लोग शुरू से इस कहानी से जुड़े हैं वो ये समझ चुके होंगे कि 80 के उस दौर में कांस्टेबल्स को नंबर्स से बुलाया जाता था और ये 318 एक कांस्टेबल था। हवलदार बलराम सिंह का मशवरा बिल्कुल सही था। मैंने चंद मिनट सोचा और कहा, ठीक है सिंह साहब, हम न्यू ईयर के बाद ही रेड करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, अक्सर जो हमें दिखता है उसे हम कभी देख ही नहीं सकते। क्या मतलब सर? बलराम सिंह ने हैरत से पूछा। आई सेड हम मारवाड़ी को वो दिखाएंगे जो वो देख ही ना सके। हम कल रेड करेंगे जरूर, लेकिन मारवाड़ी के बंगले पे नहीं, कहीं और। आपका घर पुलिस लाइन में है? हां सर, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जी सर। मैंने सिंह साहब को घर ड्रॉप किया और खुद अपने घर चला गया। बिस्तर पे लेटे लेटे मैं अपनी अगली चाल सोचने लगा। मैंने फैसला किया कि मैं मारवाड़ी के दूसरे ठिकानों पे मारवाड़ी की तलाश करते हुए रेगुलर जाता रहूंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम मारवाड़ी को अरेस्ट करने की फिराकत में है, ना ही किसी रेड की। इस तरह मैं कुछ हद तक न सिर्फ मारवाड़ी का फोकस दूसरी जगहों पे डाइवर्ट करने में कामयाब हो सकता था, बल्कि रेड के लिए कुछ और वक्त हासिल कर सकता था। अब मेरे सामने 4 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, कोर्ट के सामने हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए हमलावर को ढूंढना और उसे अरेस्ट करना। दूसरा, रवि, जो हवाला से रिलेटेड रजिस्टर्स को डिकोड करना जानता था, उसे अरेस्ट करना और उससे रजिस्टर्स डिकोड करवाना। तीसरा, मारवाड़ी के दूसरे ठिकानों पे छोटी छोटी रेड्स करके मारवाड़ी को दूसरी तरफ उलझाई रखना और उसकी मूवमेंट्स को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये दिखाते हुए कि पुलिस कभी भी कहीं भी आ धमक सकती है। और चौथा और सबसे ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्टिव था मारवाड़ी के जूहू वाले बंगले पे सर्वेलेंस रखना और बंगले के इर्द गिर्द पुलिस की गैर मामूली मूवमेंट दिखाना।